जनवरी 1978 में ईरान के शहर कुम में सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। लोग चाय पी रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और अखबार पढ़े जा रहे थे। लेकिन उस दिन अखबार की हेडलाइन ने पूरे देश में आग लगा दी। उस अखबार में एक धार्मिक नेता पर हमला किया गया था। नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। लेख में उन्हें विदेशी एजेंट कहा गया। सरकार को लगा इससे उनकी छवि खराब होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और यहीं से शुरुआत हुई ईरान की वो क्रांति जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ईरान को ईरान की जगह पर्सिया कहा जाता था। ईरान की धरती पर लगभग 1 लाख साल पहले से ही इंसान रहना शुरू हो चुके थे और 5000 ईसा पूर्व यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई, बस्तियां बनने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया में इंडो ईरानी यानी आर्य समूह यहाँ पर आए। इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक नई संस्कृति की नींव रखी। इन आर्य समूहों की शाखाएं अलग अलग थी, मीड, फारसी, पार्थियन और सोगडियन। इसी दौर में ईरान के इतिहास में एक नाम सामने आता है, जरथुस्त्र, जिन्हें ग्रीक परंपरा में जोरोस्टर कहा जाता है। उन्होंने एक धर्म की शिक्षा दी जिसे आज जोरोएस्ट्रियन धर्म के नाम से जानते हैं। अब कुछ ही समय में ये धर्म पूरे ईरानी क्षेत्र में फैलने लगा और फिर फारस में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने दुनिया को चौंका दिया। 550 ईसा पूर्व एक शासक सत्ता में आया जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। उसने आकेमेनिड के साम्राज्य की स्थापना की और कुछ ही वर्षों में फारस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य को हरा दिया। इसके बाद सेल्यूसिड, पार्थियन और फिर सासानी साम्राज्य ने यहाँ शासन किया। लेकिन असली बदलाव 7वीं सदी में आया। अरब प्रायद्वीप में एक नई धार्मिक और राजनीतिक शक्ति उभर चुकी थी। नाम था इस्लाम। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद एक बड़ा सवाल उठा, अब इस्लामी दुनिया का नेता कौन होगा। इस नेता को कहा जाता था खलीफा। एक समूह ने कहा नेतृत्व तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे मुस्लिम समुदाय चुने। उन्होंने अबू बकर, उमर और उस्मान को खलीफा बनाया। ये धारा आगे चलकर सुन्नी कहलाने लगी। लेकिन दूसरा समूह मानता था कि नेतृत्व केवल पैगंबर के परिवार में ही रहना चाहिए। उनके अनुसार अली इब्न अबी तालिब ही असली उत्तराधिकारी थे। ये समूह आगे चलकर शिया कहलाए। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। 680 ईस्वी में इराक के करबला के रेगिस्तान में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक हुई। अली के बेटे इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ दर्जनों साथियों के साथ खड़े थे। दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की सेना थी। कुछ ही घंटों में करबला का मैदान खून से भर गया। इमाम हुसैन और उनके साथियों को मार दिया गया। ये घटना शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई और आज भी हर साल मुहर्रम में इसी घटना का शोक मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये संघर्ष अरब में हुआ था तो फिर ईरान शिया इस्लाम का केंद्र कैसे बन गया। असल में जब अरब मुस्लिम सेनाओं ने 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य को हरा दिया था तो ईरान लगभग 900 साल तक सुन्नी शासकों के अधीन रहा। लेकिन धीरे धीरे ईरान में शिया विचारधारा फैलने लगी क्योंकि बहुत से ईरानी लोगों को लगता था कि उनकी पुरानी पहचान खत्म कर दी गई है। 16वीं सदी में एक निर्णायक घटना हुई। 1501 में शाह इस्माइल प्रथम ने शिया इस्लाम को ईरान का राज्य धर्म घोषित कर दिया। यहीं से ईरान की पहचान बाकी मुस्लिम दुनिया से अलग हो गई। इसके बाद ईरान पर कई आक्रमण हुए, मंगोल, तैमूर और फिर एक शासक आया जिसका नाम था नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर भी हमला किया था और दिल्ली से अपार संपत्ति लेकर गया था। लेकिन उसके बाद फारसी साम्राज्य फिर कमजोर होने लगा और 19वीं सदी तक आते आते दो नई शक्तियां ईरान की राजनीति में दखल देने लगी, रूस और ब्रिटेन। 1901 में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। काजार वंश के शाह काजार ने ब्रिटिश व्यापारी विलियम नॉक्स डार्सी को पूरे ईरान में तेल खोजने का अधिकार दे दिया। समझौते के अनुसार डार्सी को 60 साल तक लगभग 4,80,000 वर्ग मील क्षेत्र में तेल निकालने का अधिकार मिला। इसके बदले ईरान को मिला थोड़ा सा पैसा, कुछ शेयर और मुनाफे का केवल 16%। मतलब तेल ईरान का था लेकिन असली फायदा ब्रिटेन को हो रहा था। और फिर 1908 में मस्जिद सुलेमान में तेल मिल गया। ये ईरान का एक क्षेत्र था। अब ईरान दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र बन चुका था। लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसदेक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पश्चिमी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने तेल उद्योग का नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब अब ईरान का तेल ईरान के नियंत्रण में होगा। ब्रिटेन के लिए ये एक बड़ा झटका था और फिर शुरू हुआ एक गुप्त ऑपरेशन। नाम था ऑपरेशन एजेक्स। 1953 में CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर मोहम्मद मोसदेक की सरकार को गिराने की योजना बनाई। अखबारों को पैसे दिए, झूठी खबरें फैलाई गई और राजनेताओं को खरीदा गया। सड़कों पर दंगे करवाए गए, देश में अराजकता फैल गई और 19 अगस्त 1953 को मोसदेक को सत्ता से हटा दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जीवन भर
हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसके बाद सत्ता मजबूत हो गई शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। 1960 के दशक में शाह ने व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से बड़े सुधार शुरू किए, लेकिन इन सुधारों से धार्मिक नेताओं में असंतोष बढ़ने लगा और इस असंतोष का चेहरा बने एक व्यक्ति आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। 1963 में उन्होंने शाह के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में देश से निकाल दिया गया। लेकिन निर्वासन में रहते हुए भी उनकी आवाज पूरे ईरान में फैलने लगी थी। उनके भाषण कैसेट टेप के जरिए हर शहर हर गांव तक पहुंचने लगी। और फिर आया सन 1978। सरकारी अखबार में खोमेनी के खिलाफ एक लेख छपा, लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ ही महीनों में पूरा देश विद्रोह में बदल गया। 16 जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर भाग गए। कुछ ही समय बाद खोमेनी ईरान लौटे और सत्ता उनके हाथों में आ गई। ईरान बन गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। 4 नवंबर 1979 तेहरान में सैकड़ों छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर फिर से कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच के संघर्ष, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। आज भी दुनिया के सामने वही सवाल है, क्या ईरान दुनिया के लिए खतरा है या फिर एक ऐसा देश जो महाशक्तियों की राजनीति के बीच में फंस गया है। और शायद ईरान की कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में इस देश का एक नया दौर आ पाएगा या इतिहास का ये संघर्ष अभी और लंबा चलने वाला है।